प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 13 प्रायिकता यानी कि संभावना सिद्धांत। अब संभावना सिद्धांत यानी कि प्रायिकता पढ़ने के लिए आपको कक्षा 11 की कुछ बातें याद होनी चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि क्रम गुणित यानी कि फैक्टोरियल क्या होता है। क्रम गुणित है ना, क्रम गुणित यानी कि फैक्टोरियल। याद आया आपको? फैक्टोरियल अपन ऐसे लिखते हैं जैसे ये n है, किताब में तो ये ऐसे दिखाई देता है यहां पर बिंदी लगा के, लेकिन अपन कैसे लिखते हैं इसको? फैक्टोरियल n। क्रम गुणित बोलते हैं इसको हिंदी में। क्रम गुणित का मतलब कि लगातार कम करते हुए गुणा करते जाओ। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है फैक्टोरियल 7 तो इसका मतलब है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये आ गया, ठीक है। इसका मान कितना होता है बेटा? 50 40। फिर बात करिए अपन ने फैक्टोरियल 6 की, तो ये होगा अपने पास में 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो ये कितना होता है बेटा? ये होता है 720। फिर बात करिए अपन ने 5 की, तो ये आ गया अपने पास में 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये हो गया 120, ठीक है। फिर बात करिए अपन ने फैक्टोरियल 4 की, तो ये आ गया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर कितना आ गया? 24। फिर बात करिए फैक्टोरियल 3 की, तो ये आ गया 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 6। फिर आ गया अपने पास में फैक्टोरियल 2 2 गुणा 1 यानी कि 2। फिर फैक्टोरियल 1 की बात करी तो 1, और फैक्टोरियल 0 की बात करी तो ये कितना होता है बेटा? ये भी 1। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है? 1। कहीं पर भी अगर फैक्टोरियल 0 आ जाए तो 1 होता है। अब बात करिए अपन ने कि अगर फैक्टोरियल के अंदर कोई माइनस की संख्या आ जाए तो माइनस की संख्या के लिए ये मान्य नहीं होता है ना। इसका मतलब इसको अपन कह देते हैं अनंत। तो यहाँ पर 1 बटा जो फैक्टोरियल n अगर माइनस के अंदर आ जाए तो ऐसी स्थिति में इसका मान क्या हो जाता है? 0। फैक्टोरियल को सरल करने के लिए भी अपने पास में तरीके याद होने चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है फैक्टोरियल 6 और बटे में लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3, तो ऐसा नहीं है कि फैक्टोरियल 3 से ये फैक्टोरियल 6 को आप काट दोगे फैक्टोरियल 2 बार, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये आपने 11वीं में पढ़ा है, मेरे को याद है, ठीक है, लेकिन मैं आपको केवल याद दिला रहा हूं ताकि आपको जो पाठ 13 प्रायिकता है ये पढ़ने में दिक्कत नहीं आए। अब यहाँ पर कैसे काटेंगे? तो यहाँ पर जितनी जरूरत होती है उतना खोलते हैं इसको। जैसे यहाँ पर 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा और ये फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर ये फैक्टोरियल 3, ये कट गए, आंसर आ गया। ऐसे घटाने की जब बात आएगी तो यहाँ फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5 करें तो ऐसा नहीं है कि फैक्टोरियल 1 मान आ जाएगा इसका। यहाँ क्या काम करेंगे? ये लिखेंगे 6 गुणा फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 को ले लिया कॉमन, तो यह आ गया 6 माइनस 1 यानी कि 5 गुणा फैक्टोरियल 5। यह आ गया सब, आसान सा काम। अपने को ये याद रखना है कि जितनी जरूरत होती है उतना फैक्टोरियल को खोला जा सकता है। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जैसे फैक्टोरियल n है तो यहाँ पर क्या काम करेंगे? n, फिर n में से 1 माइनस करके गुणा करा, फिर n माइनस 2, ऐसे कम करते जाओ। और कहाँ तक करते जाओ? जब तक 3 ना आ जाए, 2 ना आ जाए, 1 ना आ जाए, 1 तक कम करते जाओ। इसको कहते हैं क्रम गुणित फैक्टोरियल। ये अपने काम में आएगा साहब बहुत ज्यादा। फिर इसके बाद में एक और चीज आती है जो आपको बहुत परेशान करती है। कौन सी? क्रमचय। क्या? क्रमचय। क्रमचय, परम्यूटेशन भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, क्रमचय। क्रमचय का मतलब नाम से ही पता चल रहा है साहब, क्रम युक्त चयन। ऐसा चयन जिसमें क्रम का ध्यान रखा जाता है, क्रम बदलने पर अर्थ बदल जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं अपन क्रमचय।
यहां पर क्या कहा गया कि n वस्तुएं हैं, n वस्तुओं में से अपन r वस्तुओं को चुनते हैं और चुनकर जमाते हैं, उसको कहते हैं अपन क्रमचय। यहां पर चुनकर जमाना होता है, मतलब व्यवस्थित करना होता है। तो उसके लिए एक सूत्र बना साहब, क्या बना वो, NPR, ये बना साहब NPR। NPR का मतलब क्या है, ये PR वो वाला प्यार नहीं है, लव वाला। NPR, N में से R वस्तुओं को चुनना और क्रम का ध्यान रखते हुए, मतलब क्रम बदलने पर अर्थ बदल जाए, उसको कहते हैं अपन क्रमचय। जैसे अगर अपने को इसको सरल करना है तो यह आएगा अपने पास में फैक्टोरियल n और बटे फैक्टोरियल n माइनस r। ये NPR को हल करने का सूत्र है। फैक्टोरियल के बारे में आपने जान ही लिया, अब उसको मैं क्रम गुणित बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, फैक्टोरियल चल जाएगा। अब यहां पर ये याद रखना है कि जैसे मान लीजिए कहीं आया अपने पास में 10p2, 10p2, तो इसका मतलब है फैक्टोरियल 10 और बटे में फैक्टोरियल 10 माइनस 2, फैक्टोरियल 10 माइनस 2 यानी कि 8। तो यहां पर देखो आप 10 गुणा 9 गुणा फैक्टोरियल 8, और ये आ गया फैक्टोरियल 8, ये कट गया। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 10p3, तो ये आ गया अपने पास में फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 10 माइनस 3। इसका मतलब ये है 10 9 8 और ये फैक्टोरियल 7, और ये आ गया फैक्टोरियल 7, तो ये कट गया साहब। ये देखो आप, तो यहाँ पर 10p3 था तो क्या है, 3 बार खोलना पड़ा, 10 9 8 है ना। यहाँ पर 2 है तो 10 9, तो ये क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक बन गई अपने पास में कि अगर कहीं लिखा हुआ है 5p2 तो इसका मतलब है 5 गुणा 4। अगर कहीं लिखा हुआ है 8p3 तो इसका मतलब है 8 7 और 6। सीधी सीधी सी बात। ये अपने पास में क्रम युक्त चयन की बात करी तो ये क्रमचय आया साहब। क्रमचय मतलब क्रम युक्त चयन, ठीक है। अब साहब ये ज्यादा काम में आएगा नहीं, क्योंकि आगे चल के संचय ने इस क्रमचय को खा लिया, ठीक है। सारा काम क्रमचय में क्या था कि आपने n में से r वस्तुओं को चुना और जमाया, है ना। वहां पे क्या काम करने लगे, पहले इकट्ठा कर लो फिर जमा दो, है ना, वो संचय हो गया साहब। तो क्रमचय और संचय की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपको। प्रायिकता के अंदर क्रमचय का इतना काम नहीं आएगा जितना संचय का आएगा। तो यहाँ पर क्रमचय में तो मैंने आपको केवल ये सूत्र बता दिया, ये भी बहुत काम है। अब बात करें अपन संचय की। संचय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्बिनेशन। संचय, संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है, इकट्ठा करना, है ना। इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता, मतलब चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो एक ही बात है ना। अपने को अगर रामलीला की कमेटी बनानी हो, है ना, क्रिकेट की टीम बनानी हो, ये सब काम करने हो तो वो किस में काम आते हैं, संचय में। इसके सूत्र भी गिने चुने होते हैं। जैसे सूत्र है साहब NCR, ये है NCR। क्या है सर, ये है फैक्टोरियल n और बटे में फैक्टोरियल n माइनस r और गुणा फैक्टोरियल r, ये है सर। NCR का जो सूत्र है, मुख्य सूत्र, वो ये है। अब यहाँ पर इसको सरल करना आना चाहिए अपने को, है ना। इसकी शॉर्ट तरीका भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 10c2 लिखा हुआ है, तो ये आएगा फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 10 माइनस 2, तो ये आ गया फैक्टोरियल 10, है ना, और फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8, तो ये आ गया 10 गुणा 9 और फैक्टोरियल 8 और बटे में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8, ये कैंसिल। ये आ गया 10 गुणा 9 और फैक्टोरियल 2। यहाँ पर क्या याद रखना है अपने को कि साथ 10c2 है, तो जितना r का मान है उतनी बार तो टुकड़े करे 10 9, है ना, और उतने ही फैक्टोरियल का भाग लगा दिया। मतलब यह है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा मैंने 5c2, तो इसका मतलब यह है कि मैंने लिखा 5 गुणा 4 और फैक्टोरियल 2 का भाग लगा दिया।
अगर यहाँ लिखा मान लीजिए 10C3, तो ये आ गया अपने पास में 10, 9, 8 और बटे में फैक्टोरियल 3, ये हो गया। ठीक है, ये सरल करने का इसका आसान तरीका है। इसके कुछ मुख्य सूत्र हैं, जैसे पहला तो ये रहा, और दूसरा है कि NCR का मान बराबर होता है किसके, NCN माइनस R के। NCR हमेशा बराबर होता है NCN माइनस R की। कैसे कि 10C2 ये बराबर होगा किसके, 10 माइनस 2 के, यानी कि 10C8 के। देख लो आप कैसे, ये है फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 2 और 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 8, ये है अपने पास में फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 8 और साहब फैक्टोरियल 2, 10 माइनस 8, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना। तो NCR बराबर होता है किसके, NCN माइनस R के। मैं पूरा क्रमचय संचय का पाठ नहीं पढ़ा रहा आपको, जो मुझे प्रायिकता में जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये आ गया साहब NC, ये काम में आएगा कैलकुलेशन के। फिर नंबर 3, यदि NCX बराबर हो किसके, NCY के, NCX बराबर होता है NCY के, तो ऐसी स्थिति में हो तो x प्लस वाई ये बराबर होता है किसके, n के। यहाँ पर NCX बराबर NCY के होता है, तो x प्लस वाई बराबर होता है किसके, n के। ठीक, फिर बात करिए अपन ने नंबर 4 कि NCR और प्लस NCR माइनस 1, ये है। अगर ऐसी स्थिति है अपने को जोड़ना है दो को, तो NCR और NCR माइनस 1, n के मान तो समान है लेकिन R में 1 का अंतर है, तो यहां पर क्या काम करेंगे, n में 1 जोड़ देंगे और R कौन से वाला लेंगे, बड़े वाले को। ये आ गया। तो ये अपने पास में कुछ सूत्र हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि NC0 का मान बताओ सब, NC0, n में से 0 वस्तु इकट्ठे करने के तरीके, तो ये कितना आएंगे, 1। n में से अगर आप n वस्तुएं इकट्ठे करने की बात करोगे तब भी क्या मान आएगा, 1। n में से अगर आप 1 वस्तु इकट्ठी करनी है, n में से 1 को चुनना है, तो क्या मान आएगा इसका, n। ये कुछ एक मान है जो अपने को क्रमचय संचय के याद होने चाहिए, जिसका अपन उपयोग करेंगे किसमें, प्रायिकता में। ठीक है, अच्छे तरीके से करेंगे, बस अपने को ये सूत्र के माध्यम से इनको हल करना आना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और क्या पता होना चाहिए अपने को प्रायिकता के लिए, कि भाई सिक्के को उछालते हैं तो क्या क्या आता है, पासे को उछालते हैं तो क्या क्या आता है, ताश की गड्डी को फेंटते हैं तो क्या आता है, ये 3 चीजें तो आनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें अपन सिक्के की, कि भाई सिक्के को अगर अपन उछालेंगे तो क्या क्या आएगा। बात कर रहे हैं सिक्के की। अब सिक्के को, एक सिक्के को उछालते हो आप, एक सिक्के को एक बार उछालो या एक सिक्के को एक बार उछालो तो क्या आएगा, उस पर चित आएगा या पट आएगा, दोनों एक साथ। ये 16 का सिक्का नहीं है जो खड़ा हो जाए, है ना। यहां पर सिक्के को अगर एक बार उछाला जाता है तो उस पर या तो चित आता है या पट आता है। अब इसको हेड टेल भी कह लेते हैं साहब। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, सिक्के को एक बार उछालने पर ठीक है, क्या क्या आएगा साहब, हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। इसको लिख दिया अपन ने 2, है ना, या तो हेड आएगा या 2 टेल आएगा, है ना, चित आएगा या पट आएगा, 2 लिख दिया साहब। अब साहब सिक्के को 2 बार उछाला जाए, सिक्के को 2 बार उछालने पर अच्छा, एक बात बताऊं आपको कि एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक बार उछालो, एक ही बात है। एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक बार उछालो, बात एक ही है। ठीक, वो क्या है साहब, क्या आएगा, देखो आप यहां पर आएगा कि साहब
दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए, या फिर एक पर हेड आ जाए एक पर टेल आ जाए, या फिर एक पर टेल एक पर हेड आ जाए, या दोनों पर क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 4 अवसर आ गए। तो ये आ गया अपने पास में 2 की पावर 2, 4। अच्छा एक और देख लो साहब, ज्यादा नहीं जाता। सिक्के को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर क्या होगा बेटा, सिक्के को अगर 3 बार उछालते हैं तो यहां पर क्या आएगा अपने पास में कि भैया हेड 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 आ जाएगा, या फिर हेड हेड टेल आ जाए, या हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए, या फिर टेल टेल हेड आ जाए, है ना, या फिर टेल हेड टेल आ जाए, या हेड टेल टेल आ जाए, या टेल 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 आ जाए। ये आ गया। तो यहां पर देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब 2 की पावर 3। अरे यार ये तो सूत्र बनता जा रहा है। देखो आप, एक सिक्के को एक बार उछाला तो 2 की घात 1, है ना, एक सिक्के को 2 बार उछाला या 2 सिक्कों को एक बार उछाला, बात एक ही है, तो 2 की पावर 2, है ना। एक सिक्के को 3 बार उछाला या 3 सिक्कों को एक बार उछाला, 2 की पावर 3, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सिक्के को n बार उछालने पर क्या आएगा बेटा, उछालने पर क्या हो जाएगा, 2 की घात n, मतलब 2 की घात n तरीके आएंगे अपने पास में। ये बात हुई सिक्के की। ये जानकारी होनी चाहिए अपने को कि एक सिक्के को एक बार उछालो तो हेड टेल, चित्त या पट, है ना, चित्त पट। ऐसे ही एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक बार उछालो तो 2 की घात 2 यानी कि 4, ये दिखा दिया ऐसे, है ना। एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्कों को एक बार उछालो, 2 की घात 3 या 8, ये बता दिया साहब। अगर ऐसे ही एक सिक्के को अगर अपन n बार उछालते हैं तो ये आएगा 2 की घात n। ये सिक्के की कहानी। सिक्के के बारे में अपने को ये जानकारी होनी चाहिए कि हेड आता है और टेल आता है, यानी कि चित्त आता है और पट आता है। सिक्के के बाद में अब बात करते हैं अपन ताश के बारे में। ताश की गड्डी के अंदर पत्ते कौन कौन से होते हैं और कितने कितने होते हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो साहब ताश की गड्डी में जानकारी रखिए, कई बच्चों को नहीं पता होता है कि ताश के अंदर कौन कौन से पत्ते कितने होते हैं। सबसे पहले होते हैं कुल पत्ते कितने होंगे साहब, कुल होते हैं अपने पास में 52। कितने, 52 पत्ते होते हैं साहब। कुल पत्ते कितने होते हैं ताश की गड्डी में, 52। फिर उसके बाद में इन 52 पत्तों में से ठीक लाल पत्ते होते हैं और काले पत्ते होते हैं। लाल पत्ते होते हैं 26 और काले पत्ते होते हैं ये भी 26। लाल पत्ते और काले पत्ते क्या होते हैं, 26, दोनों अलग अलग। फिर उसके बाद में लाल पत्तों की बात करी, लाल पत्तों में भी 2 होंगे, एक तो होगा ईंट और एक होगा पान। ठीक है, ईंट कितनी होगी साहब, ईंट भी होगी अपने पास में 13 और पान भी कितने होंगे, ये भी 13। फिर काले पत्ते की बात करी तो काले पत्ते में एक होती है चिड़ी, है ना, ये 13। और साहब यहां पर बात करी किसके, हुकुम की। हुकुम के पत्ते भी कितने होते हैं, 13। ये आ गया साहब, ये इन्होंने पत्तों को बांटा। फिर हर पत्ता एक एक प्रकार का होता है साहब, एक इक्का होगा, एक इसका, ऐसे करके। तो यहां पर अपन बताते हैं कि इक्के कितने होते हैं बेटा, 4। ठीक है, बादशाह ये कितने होते हैं, 4। बेगम, ठीक है, बेगम कितने होते हैं, 4। और गुलाम, ठीक है, ये कितने होते हैं, 4। इक्के जिन पे एक लिखा रहता है ना, बादशाह, बेगम और गुलाम, हर पत्ता 4 4 होता है।
इक्का भी एक एक होगा, एक ईंट का, एक पान का, एक चिड़ी का, एक हुकुम का, ऐसे करके। इसमें एक बार प्रश्न पूछा गया था फेस कार्ड, है ना, फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब जिन पे मुख दिखाई देता है, यानी कि, है ना, चित्र वाला जो है, मुख चित्र वाला पत्ता। मुख चित्र वाला पत्ते कितने होते हैं? 12। क्यों? क्योंकि भैया इक्के पे फोटो नहीं होती, बादशाह की फोटो होती है, बेगम की फोटो होती है और गुलाम की फोटो होती है। ये अपने पास में पत्तों के बारे में जानकारी हुई। किसके बारे में? पत्तों के बारे में। कुल पत्ते 52, लाल पत्ते और काले पत्ते 26-26, ईंट, पान, चिड़ी, हुकुम, ये 13-13 पत्ते, और हर पत्ता 4-4 होता है। इक्का 4, दुक्का 4, ठीक है, तिक्का 4, ऐसे करके इक्के 4, बादशाह 4, बेगम 4, गुलाम 4, है ना। मुख चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं? 12। ये बादशाह, बेगम और गुलाम, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं अपन पासे पर, है ना। पासे में क्या होता है देखो आप, अब बात करते हैं अपन पासे की। पासा, है ना, देखो आप, पासा, डाकू पासा, है ना, पासा। पासे में क्या होता है? एक घन होता है ना, जिस पे अंक लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। एक पासे को एक बार उछालो तो क्या क्या आएगा? 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। तो एक पासे को एक बार उछालने पर, एक पासे को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर क्या आ जाएगा बेटा? 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि 6 अंक आ सकते हैं सब अलग अलग, है ना। ये आ गया। एक पासे को 2 बार उछालने पर, एक पासे को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर क्या होगा बेटा? ये आएगा अपने पास में 6 की पावर 2, यानी कि 36। अब बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा वो लगा देता है, सब 36 कैसे आ जाएगा? तो देखो आप कैसे आ जाएगा 36, वो बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे 1 के साथ 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए और 1 6 आ जाए, ये आ गया। फिर साथ 2 1 आ जाए, 2 2 आ जाए और 2 3 आ जाए, 2 4 आ जाए और 2 5 आ जाए और 2 6 आ जाए। ऐसे ही देखो आप 3 1 आ जाए, 3 2 आ जाए और 3 3 आ जाए, 3 4 आ जाए, 3 5 आ जाए और 3 6 आ जाए, है ना। फिर बात करिए अपन ने 4 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए और 4 4 आ जाए, 4 5 आ जाए, 4 6 आ जाए, ये आ गया। फिर बात करिए अपन ने 5 1 आ जाए, 5 2 आ जाए, 5 3 आ जाए, 5 4 आ जाए, 5 5 आ जाए और 5 6 आ जाए। फिर बात करिए अपन ने 6 1 आ जाए, 6 2 आ जाए और 6 3 आ जाए, 6 4 आ जाए और 6 5 आ जाए, 6 6 आ जाए। ये है अपने पास में कुल, है ना, 36 तरीके आ सकते हैं। 6 की पावर 2 यानी कि 36। इस तरीके से 2 पासों को एक बार फेंको या एक पासे को 2 बार फेंको, ये तरीके आ सकते हैं। अब इसमें क्या है, एक और तरकीब है कि 2 पासों के अंकों का योग, है ना, क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पर 2 आने के तरीके कितने होंगे, 4 आने के कितने होंगे, 5 आने के कितने होंगे। उसके लिए मैंने एक तरकीब बना रखी, देखो आप कैसे। यहाँ पीले रंग का इस्तेमाल करता हूँ, है ना। अंकों का योग 2 आने के, मैंने एक ऐसे लाइन खींच दी, 3 आने के ये आ गया, 4 आने के ये हो गया, 5 आने के ये हो गए, 6 आने के 6 आने के ये हो गए, ठीक है, 7 आने के ये हो गए। अब 7 आने के बाद में फिर वापस आ जाओ, 8 आने के ये हो गए, ठीक है, 9 आने के ये हो गए, 10 आने के ये हो गए
और 11 आने के योग है, 12 आने के योग है। ठीक, अब कैसे, यहां पर लिखा 2 आने के, 2 आने के कितने तरीके होंगे, 1, 3 आने के, 3 आने के कितने होंगे, 2, 4 आने के, 4 आने के कितने होंगे, 3, एक एक कम होता जा रहा है, 5 आने के, 5 आने के कितने होंगे बेटा, 4, 6 आने के, 6 आने के होंगे अपने पास में 5, और 7 आने के, 7 आने के कितने अवसर हो जाएंगे अपने पास में, 6। अब वापस बैक टू पवेलियन आ जाओ। ठीक है, 8 आने के, 8 आने के कितने हो जाएंगे, 5, फिर 9 आने के, 9 आने के कितने हो जाएंगे, 4, फिर 10 आने के, 10 आने के कितने हो जाएंगे, 3, फिर 11 आने के, 11 आने के कितने हो गए, 2, और 12, 12 आने के कितने हो जाएंगे अपने पास में, 1। मतलब प्रायिकता पढ़ने के लिए अपने को इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। अब बात आती है कि प्रायिकता क्या है साहब, प्रायिकता है संभावना सिद्धांत, है ना। इसका एक ही सूत्र है, ज्यादा सूत्र नहीं है, बाकी तो संकेत है, परिभाषाएं हैं, वो एक अलग चीज है। सूत्र क्या है, प्रायिकता बराबर अनुकूल अवसर बटे कुल अवसर, अनुकूल अवसर बटे कुल अवसर। पहले अपन ऐसा करते हैं कि यहां पर प्रायिकता के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि इसके अंदर अपने को कौन कौन सी परिभाषाओं या कौन कौन से शब्द सुनने को मिलेंगे जिनके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला है यादृच्छिक प्रयोग, है ना, यादृच्छिक प्रयोग। ये क्या होता है साहब यादृच्छिक प्रयोग, एट रैंडम एक्सपेरिमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, एट रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि कोई ऐसा प्रयोग जो आपने किया और उसके कुछ संभावित परिणाम आपको मिल रहे हैं, है ना, और वो जितने भी परिणाम उसके संभव हैं वो सब आपको मिलने चाहिए। जैसे आप एक सिक्का उछालो, ये एक यादृच्छिक प्रयोग है ना, आपने एक प्रयोग करा तो इसके आपको संभावित परिणाम मिलेंगे, हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही संभावित परिणाम है, दोनों मिल रहे हैं सर। ऐसे ही अगर आप पासा उछालते हो, पासा उछालते हो तो उस पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इसके अलावा 7 नहीं आ सकता क्योंकि होता ही नहीं है। ठीक है, तो संभावित परिणाम कितने हैं, 6, और 6 के 6 आ रहे हैं साहब। तो इसका मतलब ऐसा प्रयोग जिसके जितने भी संभावित परिणाम हो आपको प्राप्त हो, तो वो परिणाम क्या कहलाते हैं, सॉरी परिणाम नहीं, वो प्रयोग जो आपने किया वो क्या कहलाता है, यादृच्छिक प्रयोग। ठीक, पहली चीज। दूसरी बात पर आए साहब, अभिप्रयोग एवं घटना। दूसरी चीज क्या है, अभिप्रयोग एवं घटना। अब ये क्या बोला आ गई साहब, अभिप्रयोग एवं घटना। तो अभिप्रयोग का मतलब जो आपने कार्य किया वो तो क्या है, अभिप्रयोग, और उसके बाद जो संभावित परिणाम आए वो क्या हुए, घटना। जैसे आपने एक सिक्के को उछाला, ठीक है, तो यहां पर सिक्के को उछालना, सिक्के को उछालना, उछालना, ठीक है, ये तो क्या है बेटा, अभिप्रयोग, अभिप्रयोग, ये तो क्या है, अभिप्रयोग। अब सिक्के पर हेड या टेल आना, हेड या टेल आना, यानी कि चित आना या पट आना, ये क्या है बेटा, ये है घटना, ये क्या है, घटना। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो गाड़ी चलाना अभिप्रयोग है, लेकिन आप किसी से भिड़ जाओ, एक्सीडेंट हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, घटना, है ना, क्योंकि गाड़ी चलाने पर या तो आप टकराओगे या नहीं टकराओगे। तो यहाँ क्या है, घटना। घटना क्या हुई कि आपने सिक्का उछाला और क्या आ गया, हेड आ गया या टेल आ गया। ऐसे ही पासे को उछालना, पासे को उछालना, ये क्या है बेटा, पासे को उछालना, ये है अपने पास में अभिप्रयोग। क्या है, अभिप्रयोग। और पासे पर अंक 1 2 3 4 5 6 का आना, ये क्या है बेटा, ये है घटना, ये क्या है, घटना। तो ये याद रखना, अभिप्रयोग और घटना, इनके बारे में जानकारी ले ली। और आओ साहब,
और क्या कह रहे हैं ये निश्शेष घटनाएं या कुल स्थितियां। एक ही बात है, निश्शेष घटनाएं या कुल स्थितियां। ज्यादा हिंदी में आ जाए तो कई जगह लिख देते हैं निश्शेष घटनाएं या कुल स्थितियां, है ना। कुल स्थितियां या कुल अवसर, ये सब इससे है। ये क्या है साहब, जैसे आपने एक सिक्के को एक बार उछाला तो कुल अवसर क्या हुए, जितने भी संभावित परिणाम है उनकी कुल संख्या, वो क्या कहलाए, कुल स्थितियां। जैसे आपने एक सिक्के को उछाला तो उस पर हेड आया टेल आया, तो दो संभावित परिणाम थे, तो इसकी कुल स्थितियां कितनी हो गई, दो। कुल अवसर कितने हो गए, दो। एक पासे को उछाला आपने, अब पासे को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने, 6, तो कुल स्थितियां कितनी हो गई, 6। ठीक है। अब यहां पर अपन कहें कि एक सिक्के को उछालने पर अब संभावित परिणाम आए हेड और टेल, ये दो ही आए, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो यहां पर कुल अवसर या कुल स्थितियां क्या हो गई बेटा, कुल स्थितियां हो गई 2, ये आ गई। एक सिक्के को आपने 2 बार उछाला, एक सिक्के को 2 बार उछाला, 2 बार उछालने पर क्या आ गया बेटा, हेड टेल आ गया, या टेल हेड आ गया, या टेल टेल आ गया, या हेड हेड आ गया। तो कितना हो गए ये कुल अवसर, 4। तो ये क्या कहलाएंगे अपने पास में, कुल स्थितियां, ये है सर कुल स्थितियां। ठीक है। अगर आप कोई अभिप्रयोग करते हैं और उसमें जितने भी संभावित परिणाम है, जितने भी जो आ सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे बेटा, कुल स्थितियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं अनुकूल घटनाएं या अनुकूल स्थितियां, जो अपने को चाहिए, जो अपने को जरूरत है, उसके बारे में बातचीत करें। जैसे यहां पर एक सिक्के को 2 बार उछालना, 2 बार उछालने पर कुल स्थितियां कितनी है बेटा, 4। कौन कौन सी थी वो भी लिख देता हूं, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल और हेड हेड, यही है ना। ये कुल स्थितियां हैं। अपन तो बात कर रहे हैं अनुकूल स्थितियों की, कि अनुकूल स्थितियां क्या होंगी सर। तो अनुकूल स्थितियों के लिए आते हैं साहब, सिक्के पर, दोनों सिक्कों पर, है ना, दोनों सिक्कों पर हेड आने की अनुकूल स्थिति कितनी होगी सर। अब दोनों सिक्कों पर, ये तो 4 तो कुल स्थितियां हैं, अपने को चाहिए दोनों सिक्कों पर हेड आए, तो इसमें दोनों सिक्कों पर हेड कब आ रहा है साहब, दोनों सिक्कों पर हेड, अरे यार यहाँ गलत लिख दिया आपने। ठीक है, दोनों सिक्कों पर हेड आने की अनुकूल स्थितियां क्या है, ये है ना, 1। तो यहां पर आ गई साहब हेड हेड, ये हो गई अनुकूल स्थितियां 1। फिर अगर बात करिए अपन ने कि कम से कम एक सिक्के पर हेड आने की अनुकूल स्थितियां, उसके बारे में बातचीत करो सर। कम से कम एक, ये कई बार सुनाई देगा आपको, कम से कम एक का मतलब क्या है कि एक बार तो आया, एक से कम नहीं आना चाहिए। 2 बार आ जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। तो कम से कम एक हेड के लिए देखो आप, यहां पर देखो आप, एक हेड आ रहा है
और दोनों भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं है, दोनों पर भी हेड आ जाए तो कोई भी फर्क नहीं है। मतलब एक तो आ ही आए, दो भी आ जाए, तो ये है अनुकूल स्थितियां जो अपने को चाहिए, है ना, उसके कितनी संभावना है, उनको कहते हैं अनुकूल स्थितियां। अगर आपको प्रायिकता के अंदर कुल स्थितियां और अनुकूल स्थितियां निकालना आ जाता है तो आधी प्रायिकता तो वहीं खत्म, है ना, आधी प्रायिकता तो आपके समझ में आ गई। अनुकूल स्थितियां और कुल स्थितियां निकालो, ठीक है, इतने में ही काम अपना समाप्त हो जाता है। फिर आते हैं स्वतंत्र और आश्रित घटनाएं। अब स्वतंत्र और आश्रित घटनाएं क्या है? जब एक घटना दूसरी घटना के साथ में कोई संबंध नहीं रखती तो उसको कहते हैं स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना अलग बता देते हैं ना, स्वतंत्र घटना, स्वतंत्र घटना, है ना, पहले इसके बारे में बातचीत करते हैं। स्वतंत्र घटना जैसे आपने एक सिक्का उछाला और एक पासा उछाला, दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों का कोई लेना देना नहीं। एक सिक्के और एक पासे को अपन ने एक साथ उछाला, ठीक है, तो दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। सिक्का अपने ऊपर हेड लाए टेल लाए वो स्वतंत्र है, ठीक है, और पासा जो है अपने ऊपर एक लाए, दो लाए, तीन लाए, चार लाए, पांच लाए, छह लाए, वो भी स्वतंत्र। तो सिक्का और पासा दोनों क्या है? स्वतंत्र हैं, और उनको उछालने की जो घटना आपने करी है वो भी स्वतंत्र है ना। उन पे जैसे मान लो आपने सिक्के और पासे को उछाला तो सिक्के पर हेड आना और पासे पर अंक 6 आना, ये दोनों घटनाएं कैसी हैं? स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि हेड आएगा तो वो अपनी जगह है, हेड आने से पासे पर 6 आने का कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं डाल रहा, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है? स्वतंत्र घटनाएं। आश्रित घटनाओं की बात करें तो आश्रित घटनाएं क्या होती हैं? जब एक घटना दूसरी घटना के ऊपर आश्रित हो, ठीक है। कैसे? ये कैसे हो सकता है साहब? जैसे आपने ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, ठीक, फिर उसके बाद में दूसरा पत्ता निकाला, दूसरे पत्ते के बादशाह होने के बारे में बातचीत करनी है कि भाई वो दूसरा पत्ता बादशाह होगा, इस घटना के बारे में बातचीत करो। तो ये आश्रित होगा किस पर? पहले पत्ते पर। पहला पत्ता अगर निकाला गया है वो बादशाह निकल गया तो उसके दूसरा पत्ते बादशाह निकलने की या बादशाह आने के बाद अलग हो जाएगी, और अगर पहला पत्ता बादशाह नहीं है तो दूसरा पत्ता बादशाह आने के जो अवसर होंगे वो बदल जाएंगे। तो इसका मतलब जो दूसरा पत्ता आपने निकाला है ये पूरी तरह से आश्रित है किससे? पहले निकाले गए पत्ते पर। ऐसी घटना को कहते हैं आश्रित घटना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साहब। आगे आए साहब परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटना। परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये काम में आएगी, सबसे ज्यादा काम में यही आती है साहब, परस्पर अपवर्जी और असंयुक्त घटना। ये क्या है साहब? जब एक घटना घटित होकर अन्य घटना को घटित होने से रोक दे, जब एक घटना घटित होकर अन्य घटनाओं को घटित होने से रोक दे तो ऐसी घटना क्या कहलाती है? परस्पर अपवर्जी कहलाती है। जैसे एक सिक्के को उछाला आपने तो उस पर हेड आना और टेल आना दोनों क्या है? परस्पर अपवर्जी है। कैसे? कि अगर हेड आ जाएगा तो फिर टेल कैसे आ जाएगा सब, और टेल आ जाएगा तो हेड कैसे आ जाएगा। ऐसे ही किसी पासे को उछालो आप, पासे को उछालने पर उसमें अंक 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, ये परस्पर अपवर्जी घटना है। क्योंकि एक घटना घटित होकर अन्य घटनाओं को घटित होने से अगर रोक देती है तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं? परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं साहब। तो ये परस्पर अपवर्जी घटना भी होगी। फिर आगे चले साहब, और देखो आप, अब परस्पर अपवर्ज, ये तो अपने पास में जो परिभाषाएं थी, है ना, वो अपने को जो जो जरूरी थी अपन ने लिख ली। अब बात करते हैं अपन प्रायिकता की। प्रायिकता क्या है साहब? तो प्रायिकता ये है, प्रायिकता है ना, मैं तो यही जानता हूं कि प्रायिकता बराबर अनुकूल अवसर, अनुकूल अवसर
और बटे में कुल अवसर, कुल अवसर। ये साहब प्रायिकता का गणितीय सूत्र है, अनुकूल अवसर बटे कुल अवसर। अगर मान लें कोई घटना घटित होती है, अगर मान लें कोई घटना घटित होती है, माना घटना ए के अनुकूल अवसर ए व प्रतिकूल अवसर बी है, ये मान लिया साहब। तो प्रायिकता क्या होगी साहब? प्रायिकता ये होगी अनुकूल अवसर बटे कुल अवसर ए प्लस बी। ये आ गई साहब प्रायिकता। घटना ए के घटित होने की प्रायिकता क्या हो गई? ये आ गई अपने पास में ए बटा ए प्लस बी। अच्छा एक बात और कि ये प्रायिकता जो है इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता को कैसे लिखते हैं? ऐसे पी ए। अभी संकेतन में बताऊंगा किसको क्या क्या लिखते हैं। यहां पर बात करिए अपन ने पी ए। इस प्रायिकता के बारे में एक विशेष बात बताऊं आप कि इसका मान 1 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंध है। क्या है साहब महत्वपूर्ण प्रतिबंध? कि किसी भी प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं होता और 0 से कम नहीं होता। इससे क्या क्या चीज सीखने को मिलती है? इससे ये सीखने को मिलेगा कि प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता और प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं होता। अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 है तो वो घटना कभी घटित नहीं होगी, और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 है तो वो घटना अवश्य घटित होगी। तो अपन जब भी आंसर निकालेंगे तो उनका आंसर 1 और 0 के बीच में ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो प्रायिकता निकालने के लिए केवल अपने को क्या काम करना है? अनुकूल अवसर और बटे कुल अवसर, इसमें खेलेंगे सब। अनुकूल अवसर निकालेंगे, कुल अवसर निकालेंगे, फिर इस सूत्र में मान रख देंगे। और ये बात याद रखना कि अनुकूल अवसर बटे कुल अवसर ये प्रायिकता है ना। और आपके ये प्रायिकता समझ में आ जाए, इसकी प्रायिकता भी 1/2 है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान लगा के समझिए। अब आते हैं अपन कि इसके संकेतन दिखाई देंगे आपको। संकेतन मतलब क्या? आपको संकेत दिखाई देंगे। जैसे ये है ना संकेत, पहला संकेत अगर कहीं लिखा हुआ है पी, तो यहां पर इसका मतलब है घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, ऐसे लिख देता हूं, है ना, प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है पी ए, है ना, या फिर आपने को किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता लिखनी है तो अपन ऐसे लिखेंगे पी ए करके, है ना। और आगे आते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ पी ए बार, ये लिखा हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब है घटना ए के ना घटित होने की प्रायिकता, यह आ गया। अब मैंने आपको क्या कहा कि यहां पर अगर मान लो मैं ये लिखूं पी ए, ये क्या है? घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, और ये क्या है? ये है घटना न घटित होने की प्रायिकता। अगर इन दोनों का योग किया जाए तो ये कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। घटना ए के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना न घटित होने की प्रायिकता, ये क्या आएगा? इन दोनों का योग 1 आएगा। अगर कभी आपको घटना ए के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है और घटना ए के न घटित होने की प्रायिकता निकालनी हो तो अपन क्या करेंगे? देखो आप, ये 1 माइनस पी ये कर लेंगे, ठीक है। और अगर कभी ये दे रखा हो कि पी ए निकालना है तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस पी ए बार आ जाएगा।
अगर घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है, ना घटित होने की निकालनी है तो ऐसे निकाल लो, ना घटित होने की दे रखी है, घटित होने की निकालनी है तो ऐसे निकाल लो, सीधी सीधी सी बात। ठीक है, और आगे बात करें, यह है पी ए प्लस बी, है ना, या फिर पी ए यूनियन बी। इसका मतलब यह है कि दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। यहां पर इसका मतलब है घटना ए व घटना बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, ये है सर। ठीक है, अब ये देखो आप, यहां पर क्या दे रखा है अपने को कि घटना ए प्लस बी, पी ए प्लस बी और पी ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, मतलब या तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता है, या घटना बी के घटित होने की प्रायिकता है, या दोनों के घटित होने की प्रायिकता। इसका मतलब यह है कि कम से कम एक घटना ए या बी के घटित होने की प्रायिकता, ये मतलब है इसका। और इसमें ये और बता दूं कि ये ए और बी जो घटना है ये परस्पर अपवर्जी होनी चाहिए। ठीक है, ये घटनाएं क्या है? परस्पर अपवर्जी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि या तो घटना ए घटित हो जाए, या घटना बी घटित हो जाए, या दोनों ही घटित हो जाए। तो ऐसी स्थिति में यहां लिखा जाता है पी ए यूनियन बी, या फिर पी ए प्लस बी, है ना, ये पढ़ा जाता है सब। यूनियन मतलब संघ, जो समुच्चय में पढ़ा था ना अपन, वो वाला संघ है ये। और देखिए आप, और क्या दे रखा है संकेत, यहां पर देखिए आप, ये है पी ए गुणा बी और पी ए इंटरसेक्शन, है ना, अंतर्विष्ट यानी कि इंटरसेक्शन। इसके बारे में बातचीत करें। इसका मतलब यह है कि घटना ए और घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, मतलब दोनों घटनाएं घटित होने की प्रायिकता। घटना ए व बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता, ये आ गया सर। दोनों घटनाएं अगर घटित होती हैं एक साथ, तो दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता क्या कहलाएगी? पी ए यूनियन बी या ए गुणा बी, है ना। आगे देखते हैं, एक ये संकेतन है साहब, पी ए बटा बी, इसको अपन सह प्रतिबंध प्रायिकता भी कहते हैं साहब, सह प्रतिबंध प्रायिकता। इसका मतलब क्या है? घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। इसका मतलब है घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, जबकि घटना बी घटित हो चुकी हो, यह है साहब, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी हो, तब अपन बताते हैं पी ए बटा बी, पी ए बटे बी। इसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, अब साहब यहां पर देखिए आप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ना तो ए घटना घटित हो रही है, ना घटना बी घटित हो रही है। यहां पर लिख सकते हैं अपन घटना ए व घटना बी के ना घटित होने की प्रायिकता, ना तो घटना ए घटित हो, ना घटना बी घटित हो, उसके घटित होने की प्रायिकता ये है, ना घटित होने की प्रायिकता, सॉरी,
है ना, ये चीज है, ये संकेत है। अगर कहीं प्रश्न में ये दिखाई दे जाए ना तो आपको इसका मतलब ये समझना है। आगे बढ़ते हैं साहब, यहां पर देखिए आप, इतने संकेत आपको याद होने चाहिए। अब कल अपन जो आपके 12वीं कक्षा का 13वां पाठ है उसमें उतरेंगे ये सब जानकारी लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। कल आप इसको एक बार जरूर सरसरी निगाह से देख कर आइएगा, ठीक है। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।